जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे थे, जिसमें 4th चैप्टर भारतीय कला स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां, मौर्योत्तर कालीन यानी मौर्य वंश के बाद वाला जो हम इससे पहले 3 चैप्टर प्रागैतिहासिक काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मौर्य काल कर चुके हैं। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो अगर आप नए हैं, तो आप सीसेट हिंदी माध्यम, एनसीईआरटी हिंदी माध्यम काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह कर चुके हैं। आपका पीवाईक्यूज़ आप यहाँ देख सकते हैं, टॉपर्स आंसर राइटिंग आप देख सकते हैं और उसके साथ रात को 9 बजे प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं बिना समय गँवाए, भारतीय कला, मौर्योत्तर कालीन। आप इसकी बुक अवश्य मँगाएँ, हार्ड कॉपी। पीडीएफ से पढ़ाई मत करना यूपीएससी के लिए, क्योंकि वो आँखों को भी दिक्कत करता है और पढ़ाई में उतना मज़ा नहीं आता जितना किताब से पढ़ने में आता है सीरियसली, ठीक है? तो आप और इतनी महँगी भी एनसीईआरटीज़ नहीं होती हैं। 11th-12th एनसीईआरटी मँगा लीजिए, ठीक है? इसकी आर्ट एंड कल्चर की। हम लोग हिस्ट्री 12th क्लास, पॉलिटी 11th क्लास सब कर चुके हैं, आप जा कर के उसका आनंद लें। पढ़ते हुए चलेंगे, जो महत्वपूर्ण होगा वहाँ पर ठहर कर बताया जाएगा। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग-अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पूरा भारत था मान लो, मगध यहाँ पे हुआ करता था, बिहार की साइड। अब ये जब मगध यानी कि मौर्य वंश यहाँ से हटेगा, तो छोटे-छोटे किंगडम बन जाएँगे, ठीक है? हम लोग 12th क्लास की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, वहाँ पढ़कर आप आएँगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ राजनीतिक वगैरह चीज़ें पढ़ चुके हैं। इनमें उत्तर भारत में कौन था? तो उत्तर भारत में और मध्य भारत में शुंग, कण्व, कुषाण, गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। यानी कि बिहार वाले एरिया में शुंग आए, उसके बाद कण्व आए। मथुरा और उधर तक्षशिला यानी कि लाहौर की तरफ कुषाण आए, गंधार की तरफ। हालाँकि गंधार नहीं था उतना, सही से देखें तो कुषाण जो थे वह कश्मीर के वाले एरिया में। और गुप्त शासक तो आप जानते ही हैं, बिहार, मगध के आसपास। और फिर दक्षिणी और पश्चिमी भारत में देखें तो सातवाहन महाराष्ट्र का एरिया जो है, इक्ष्वाकु वंश वहीं आए। अभीरो और वाकटक इन लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय बने, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। शिव से संबंधित शैव धर्म, विष्णु से संबंधित वैष्णव धर्म। और 12th क्लास की हिस्ट्री में ऐसा पढ़ चुके हैं, ठीक है? भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में अनेक स्थल हैं, जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त है। कौन-कौन? एक तो विदिशा, ठीक है? एक है भरहुत, ये दोनों मध्य प्रदेश में है, विदिशा और भरहुत। बोधगया बिहार में है, यज्ञपेट आंध्र प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, खंडगिर, उदयगिरि ये हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू आ चुका है, ओडिसी उड़ीसा, भज पुणे के निकट है, पावनी नागपुर के निकट है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक तरफ स्थान दे देगा, दूसरी तरफ राज्य दे देगा, वो कहेगा कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो यह भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बाकी इन पे पीवाईक्यू आ चुके हैं। अब मैराथन पीवाईक्यू प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, कमेंट सेक्शन में पिन है, आप वहाँ पर आनंद उठाइए। सबसे पहले चलते हैं भरहुत। भरहुत कहाँ था? भरहुत था है मध्य प्रदेश में, ठीक है? याद रखिएगा, चीज़ें ही याद हो जाएँ। भरहुत में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार हैं। यानी कि एक हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिखता है, मौर्यकालीन की तरह दीर्घाकार। तो ये स्टेटमेंट आएगा मौर्यकालीन की तरह है, यस सही है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, रैखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियाँ चित्र की सतह से ज़्यादा उभरी नहीं है। आख्यानात्मक ये लाइन याद रखिएगा, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है। वहाँ क्या क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट आएगा, आकृतियाँ चित्र की सतह से ज़्यादा उभरी हैं। आख्यानात्मक और ये मेंस में भी आता है, तो आपको ये समझ के चलना है कि मौर्यकालीन की तरह तो थी, लेकिन आयतन के निर्माण में कम उभार था, रैखिकता का ध्यान रखा गया था और सतह से ज़्यादा उभरी नहीं थी। ये सब आपको मेंस में कंटेंट यूज़ करना है। आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टता मुख्य-मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। भरहुत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाई देते हैं।
इम्पोर्टेंट होगा वहाँ रुकेंगे, अदरवाइज़ तेज़ चलेंगे। ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है, कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। मतलब कम पात्र हैं, ये ध्यान रखना है। कभी-कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएँ चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई हैं, जबकि कहीं-कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक मूर्ति बनी हुई है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। ठीक है? आख्यान कथानक में यक्ष चिड़ियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा छाती से लगा हुआ दिखाया गया है। कुछ मामलों में खासतौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप से छाती से बढ़ा हुआ दिखाया गया। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कला शिल्पियों को जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते हैं उत्कीर्ण की विधि को समझना कितना जरूरी होता है। सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य करता है। मानव शरीर अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता है। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्ण के कारणों हाथों पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ पैरों को और बढ़ाया दिखाया दे मतलब बाहर की ओर निकालना संभव नहीं था। अब यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन बन सकता है। छि कथन कारण यहाँ से बना सकते हैं। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्ण के कारण हाथों पैरों को बाहर निकालना संभव नहीं था। इसलिए क्या किया? यहीं से हटेगा कारण। इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया। तो इसलिए जहाँ पे आता है वहाँ पे कथन कारण की संभावना बढ़ जाती है। शरीर ज़्यादातर कड़ा और तना हुआ दिखाई पड़ता है। ये सब स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकते हैं। शरीर ज़्यादातर कड़ा और तना हुआ। हालाँकि इतने टफ आते नहीं इतना डीप, लेकिन मे बी भुजाएँ व पैर शरीर के साथ-साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं। तो ये तो आप याद ही कर सकते हैं, भुजाएँ, पैर चिपके हुए दिखाए गए हैं। बस ये याद रखना है चीज़ें। आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। उत्कीर्ण गहरा होने लगा, आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्यों जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। फरोहद बोधगया सांची स्तूप जय घर पाई गई मूर्ति इस शैली के अच्छे उदाहरण है। मतलब स्टार्टिंग में जो था आयतन वो कम था, बाद को बढ़ा दिया गया, वॉल्यूम थोड़ा-सा, ठीक है? बस इतना याद रखना। फरोहद की आख्यान रिलीफ से यह स्पष्ट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितनी अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियाँ कह सकते थे। एक ऐसी आख्यान मतलब पूरे आख्यान का मतलब क्या है? आख्यान पढ़े होंगे आप लोग, कहानी समझ सकते हो? आख्यान उद्वृत्त में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी मायादेवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है कि जो स्वप्न में घटा वह सब चित्र के माध्यम से। इसमें अब यही पूछ लेगा कि सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के स्वप्न की घटना को कहाँ दिखाया गया है? फरोहद, बोधगया ऐसे 4-5 ऑप्शन हो जाएँगे। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी मायादेवी की गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। कथा के भौगोलिक स्तर के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे क्रूर जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया। अब ये सब घटनाएँ कहाँ हैं? भरहुत में है, मध्य प्रदेश। इस चित्र में एक घटना एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरन पर तीर छोड़ने ही वाला है, जिस आदमी की हिरन ने रक्षा की थी। राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरन की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरन को वचन दिया कि वह किसी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। लेकिन जब राजा हिरन की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं, तो आदमी अपने वचनों से फिर जाता है, उसी के जंगल में ले जाता है जहाँ हिरन ने उसकी जान बचाई थी। अब देखो ये जातक कथा कहाँ है? ये भरहुत में बनी हुई है। यही क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इतना डीप तो नहीं आना चाहिए। आपने पीवाईक्यू देखे थे। ऐसी जातक कथाएँ स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। मतलब पूरी दीवार है, यहाँ से यहाँ तक पूरी कहानी में छाप दिया गया। लेना भी दिलचस्प होगा या जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों-ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ा, शैलियों में भी अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी में सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गूँथे हुए दिखाया गया। कुछ मूर्तियों में तो यह सब एक सी पाई जाती है। भरहुत में पाई गई कुछ मूर्तियाँ आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी गई हैं। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं जातक भरहुत। ये जब आप देखते हो ना पिक्चर तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है? और आप यहाँ देख सकते हो हाथी वाला। महारानी माया का स्वप्न कहाँ है? भरहुत। इतना भी याद रह गया तो शायद यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ज़्यादा डीप में ना जाए। और ये जातक कथा है एक उसका।
स्टेटमेंट ये भी बन सकता है कि जातक कथाओं का चित्रण किया गया है भरहुत में, यस किया गया है। ये घटना कहाँ चित्रित है? भरहुत में, ठीक है। हिरन बचाने वाली ये जातक कथा कहाँ है? भरहुत में। तो बस इतना ही आएगा, बाकी ज़्यादा डीप तो नहीं जाना चाहिए। हालाँकि इतना डीप जाते नहीं, लेकिन फिर भी हमें मेंस के लिए भी पढ़ लेना चाहिए थोड़ा बहुत। वैसे आप पढ़ते तो हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगता है कि क्या याद करें, कैसे? मैंने अगर पढ़ के बता दिया, भले कितनी स्पीड में पढ़ दिया हो, लेकिन आपको एक ये हो जाता है कि हाँ, ठीक है। जैसे मैं पहली बार पढ़ता था, तो मुझे ये लगता था कोई कोई थोड़ा-सा बस हाथ पकड़ के आगे बढ़ा दे, थोड़ा-सा बस कहते हाँ, ऐसे। तो बस वही मैं करना चाहता हूँ, बाकी पढ़ाने के लिए इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। घंटों लोग पढ़ाते रहते हैं एक-एक चैप्टर। मैं बस आपको थोड़ा अकेले ना महसूस हो। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, मुझे बस इतना लग रहा है। तभी मैं बुक से पढ़ाता हूँ कि आपको अपना लगे कि मेरे साथ कोई पढ़ रहा है। हम अकेले नहीं हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे, क्योंकि पहले तो हमें डर रहता है, आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ेंगे? क्या समझ में कुछ आएगा? तो मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि समझ में आएगा। कुछ कठिन इतना नहीं है कि मतलब, ठीक है? सांची का स्तूप ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप वन, मथुरा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप में ऊपर और नीचे 2 पिछड़ प्रदक्षिणा पथ हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके 4 तोरण हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ऊपर-नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ, 4 तोरण सुंदरता से सजे हुए हैं। तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ भी जातक कथाएँ हैं। यहाँ भी बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएँ हैं, ठीक है? वहाँ कौन-सी थी? एक थी महामाया वाली, हाथी वाली, और एक थी हिरण वाली। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है, संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है, हाव-भाव, शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है। शरीर के अंग-प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती है, सिर काफ़ी उठे हुए हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता, अनम्यता कम हो गई है, आकृतियों को गति दे दी गई है, आख्यान में विस्तार आ गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सांची के स्तूप की क्या विशेषता है? वहाँ प्रतिमाओं के संयोजन की क्या विशेषता है? प्रतिमाओं में कैसा वर्णन है? ये सब क्वेश्चन टाइप पूछा जा सकता है। उकेरने की तकनीकें भरहुत की तुलना में अधिक उन्नत है, ये बस ध्यान रखना। भरहुत के तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत होती हैं उकेरने की तकनीकें। स्टेटमेंट में क्या आएगा? भरहुत से कम है, बस इतना आपको याद रखना है। अब देखो, ये होता है स्तूप, ठीक है? तोरण का मतलब होता है ये द्वार, जो ये द्वार बना है, इसे तोरण बोलते हैं। कई बार पूजा होती है तो आप लोग, हम सबके घर में आम के पत्ते एक धागा में सिल के ऐसे यहाँ पे बाँधे जाते हैं, उसको भी तोरण कहा जाता है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ शायद कुछ और कहा जाता हो। तो तोरण 4 हैं, यानी कि 4 दरवाजे यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं, ठीक है? दरवाजे के साथ रेलिंग, रेलिंग को कहते हैं वेदिका, यहाँ नीचे देखो। याद रहेगा, पिक्चर से ज़्यादा याद रहता है। वेदिका हो गई, 4 तोरण हो गए। अब वेदिका और मेन जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में जगह है, उसे मेधी या प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, ठीक है? तो ये अंदर भी है और बाहर भी है, ध्यान रखना। ये ऊपर जो है, ये ऊपर जो बना हुआ है, ये है हर्मिका। क्या है? हर्मिका, ये पूछा जाता है। और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं छतरी। छतरी तो आपको याद रहेगी, उसके नीचे हर्मिका है, ये याद रखना, ठीक है? और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में बन सकता है, ये मेंस में भी बन सकता है पूरा स्ट्रक्चर, तो आप इसको बना भी सकते हो शॉर्टकट में। कैसे बनाओगे मेंस में? एक ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, इसके ऊपर ऐसे बना दो, ऐसे-ऐसे कर दो, ये लिख दो छतरी, ये लिख दो हर्मिका, और यहाँ पे फिर आप ऐसे बना दो, यहाँ पे ऐसे-ऐसे बना दो, ऐसे-ऐसे बना दो, ठीक है? ऐसा कुछ बना के यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ लिख दो, यहाँ पे तोरण लिख दो, यहाँ वेदिका लिख दो, यहाँ पे एंड लिख दो, बस हो गया। तो ये भी प्रैक्टिस करते रहिए कि मैं 30 सेकंड में, 5 सेकंड में, 7 सेकंड में, अलग-अलग फिगर, अलग-अलग समय में पूरा वर्ल्ड का मैप आपको आता हो। जैसे मैंने पढ़ाया, तो आपने देखा होगा मैं मतलब सेकंडों में वर्ल्ड का मैप, इसका भारत का, अपने प्यारे भारत का मैप बना लेता हूँ।
और मतलब कुछ भी पढ़ा रहा हूँ मेरा वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस होती रहती है। ठीक है? आप यहाँ पे एक मूर्ति देख सकते हैं, सांची की ही है, हाथी है। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया, ये ध्यान रखना किसके रूप में? प्रतीक, प्रतीकों के रूप में। सांची के स्तूप में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं और विस्तार से चीजें हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया। यानी कि ये घटना यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा? ये कहानी होगी, निम्नलिखित में कहाँ-कहाँ है? तो पहला भरहोत, सांची 3-4 होंगे, नीचे लिखा होगा केवल 1 ही सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही, 1 और 2 सही, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी पीवाईक्यू आप देखें मैंने काफ़ी बताए हैं और 20 डेज़ जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, एमसीक्यू प्रैक्टिस वहाँ भी मैंने कोई क्वेश्चन कराए हैं। ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, अब देखो यहाँ कौन-कौन सी घटनाएँ हैं। कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिलवस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन, पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये सब आपको सांची में देखने को मिल रही हैं। ठीक है? मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषता है। अंगों-प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में भी अंतर है। अब इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कुछ-कुछ, ठीक है? अपने हिसाब से कि उभार ज़्यादा है, आयतन कम है, बस इतना-इतना, ठीक है? वन वर्ड्स में और वन वर्ड्स यही जो लिखा है नोट्स में वही मेंस में काम आता है, वही प्रीलिम्स में काम आता है। मथुरा, सारनाथ, गांधारी ये जंगले का भाग संगोल, ये भी आप देख सकते हैं। नीचे कोई जानवर दिख रहा है। चित्र याद रखोगे तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। मथुरा, सारनाथ, कंधार। ईसा की पहली शताब्दी में उसके बाद उत्तर भारत में गांधार, पाकिस्तान, मथुरा और दक्षिण में वेंगी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। ठीक है? ईसा की पहली शताब्दी। मथुरा, गांधार बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप में मिल गया। मतलब प्रतीकात्मक रूप पहले बनते थे, अभी हमने सांची में देखा तो बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप थे। आप ऐसे कंपेयर करके पढ़िए, ठीक है? अब जैसे मैं यही चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि कंपेयर करके पढ़ो, मैं साथ में बता रहा हूँ कि देखो वहाँ प्रतीकात्मक रूप था सांची में, यहाँ क्या लिखा है? मथुरा और गंधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक को मानव रूप में मिला दिया गया। तो आप कंपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे सांची से मथुरा या गांधार अलग था? तो वहाँ ये क्वेश्चन आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो, ठीक है? गांधार की मूर्तियों की परंपरा में बैक्टीरिया, पारथिया स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई, यानी मथुरा कला ज़्यादा विस्तृत हो गई। सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ, जो अभी हमने देखी थी। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएँ यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी, लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है और ये क्वेश्चन बन भी चुका है शायद, ठीक है? क्यों? क्योंकि उधर यूनानी लोग थे। कनिष्क की भी मूर्ति मिली है कहीं से, कहाँ से मिली है वो आप बताइए, मैंने एनसीईआरटीज़ में पढ़ाया हुआ है। बुद्ध की भी मूर्ति मिली है मथुरा से या गांधार से, ये आप बताइए। जो पिछली एनसीईआरटी 6, 7 या 12th की पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों, सम्राटों कनिष्क की बिना, यहाँ तो लिखा भी है, कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियाँ चित्र भी पाए गए हैं। तो कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति कहाँ से मिली है? मथुरा से मिली है। कनिष्क ने 2 राजधानियाँ बनाई, मथुरा और गांधार, ठीक है? दोनों कला बहुत प्रसिद्ध हुई। ये सब काम का है। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार और पढ़ लिया करो, चीज़ें आसान हो जाएँगी। वैष्णव प्रतिमाएँ, मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएँ, शैव प्रतिमाएँ, मुख्य रूप से उनके लिंग यानी शिवलिंग जो हम कहते हैं। हालाँकि इसे स्ट्रक्चर इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में भी मिला है। हम लोगों ने बात की थी एनसीईआरटी में कि वैसा ही स्ट्रक्चर आपको इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में दिखता है। भी मथुरा में पाई गई हैं, यानी कि ये भी चीज़ें मथुरा में हैं। तो पूछा जाता है मथुरा में कैसी मूर्तियाँ हैं? सिर्फ़ बुद्धकालीन, सिर्फ़ जैनिज़्म की? तो ये ध्यान रखना तीनों हैं, चारों हैं अगर सही से कहें, क्योंकि यहाँ पर आरंभिक जैन तीर्थंकर सम्राट, तो यहाँ मथुरा में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैष्णव, शैव और सम्राट राजाओं की भी मूर्ति, ये सब मिल रहा है।
लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएँ अधिक पाई गई हैं, तो ये नया स्टेटमेंट बनेगा कि बुद्ध की प्रतिमाएँ अधिक पाई गई हैं। गुड। ध्यान रहे विष्णु और शिव की प्रतिमाएँ उनके आयुधों, चक्र, त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई, तो ऐसा तो आपको देखने को मिलता है, तो ये नॉर्मल है, तो ये रटने वाली बात तो नहीं है। शिव की प्रतिमाएँ बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है, आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिया गया है, चेहरे गोल हैं, मुस्कान दर्शाई गई है, आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है। अब आयतन का भारीपन कहाँ था, कम कहाँ है, ये आप कंपेयर करके जब पढ़ें पेज पलटते हुए तो सही से उसको याद करके एक पास लिख लें। उनमें मांसलता दिखाई देती है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि वस्त्र भी यहाँ दिख रहे हैं। बाएं कंधे को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष किसकी-किसकी मूर्तियाँ हैं? इन सब की प्रतिमाएँ हैं, मानव मूर्तियाँ भी बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। ठीक है? मथुरा में प्रतिमाओं में विषयासक्ति केंद्रित तक आ गई, गोलाई बढ़ गई, अधिक मंसल हो गई। सकी चौथी शताब्दी में यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता, मांसलता में कमी कर दी गई। ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया। बाद में ईसा की 5वीं 6ठी शताब्दी में वर्षों को प्रतिमाओं के परिणाम आकार में ही शामिल कर दिया गया। तो 5वीं 6ठी में क्या हुआ, चौथी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, ठीक है? चौथी, 5वीं ये लाइन से कंपेयर करते हुए लिख लेना। प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, यानी बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्र हैं। अभी हम पिक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस अवधि में उत्तर पश्चिम भारत में 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय का उदय हुआ। उल्लेख करना ज़रूरी है, मूर्तिकला का पारंपरिक या परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा। उसके साथ सारनाथ, कौशाम्बी भी कला के उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरा। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका गया है। ये सारनाथ के बारे में विशेषता है, यह भी आपको बता रहे हैं। अब देखो 2 मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं। एक है तीसरी चौथी शताब्दी ध्यानस्थ बुद्ध हैं गंधार की, पाकिस्तान में जो इस समय है। ये भी गांधार की है, लेकिन ये 5वीं 6ठी शताब्दी की है, बोधिसत्व की। एक बुद्ध हैं, दूसरे बोधिसत्व हैं, लेकिन लगभग-लगभग एक जैसा बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है? सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, जैसे कई बार आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा होगा, भगवान के पीछे ऐसे बत्ती यानी कि लाइट, रोशनी, प्रकाश दिखता होगा, ठीक है? तो आभा मंडल बना हुआ है, अलंकरण बहुत कम है, ये ध्यान रखना अलंकरण बहुत कम है। जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं। जैसे हम लोग ना शॉल को तह करके फिर डाल लेते हैं गले में, कंधे पे। सिर के चारों ओर के आभामंडल को अत्यधिक सजाया गया है मथुरा में, ठीक है? सारनाथ में कम सजाया गया है और यहाँ ज़्यादा सजाया गया है। तो कंपेयर करने वाली चीज़ें हैं, वहीं से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो। आप मेंस में भी कंपेयर करते हुए लिखते रहते हैं, तो चीज़ें आसान होती हैं। ठीक है? बाकी मैं सब कुछ यहाँ नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन आपको हिंट दिए दे रहा हूँ कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ना है। डिजिटल बोर्ड पे और बेहतर तरीके से चीज़ें होती हैं। खैर खैर कुछ तो ईज़ी हो जाएगा सेल्फ स्टडी वालों के लिए, जो मेरे समय में नहीं था। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती की संग्रहालयों में देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से गुजरात में है देव निमोरी का स्तूप। अब यही आधे लोगों को नहीं पता है देव निमोरी का स्तूप कहाँ है? तो ये गुजरात में है। इतना ही याद हो पहली बात तो। परिवर्तित शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया, अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे पतले रूप में दिखाई गई, वस्तुओं की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्य अनुरोध बनी रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक बहुत इंपॉर्टेंट है और अजंता एलोरा भी है, जहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए, सबसे ज्यादा अजंता से ही पूछे गए हैं पीवाईक्यूज। आंध्र प्रदेश के विंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे जगयपेट, अमरावती, भट्टीप्रोलेलुरु, नागार्जुनकोंडा, गोली। अब आपको अमरावती के अलावा नागार्जुनकोंडा पता होगा, बाकी तीनों नहीं पता। क्वेश्चन यहीं से मैं बना सकता हूँ। जगयपेट, अमरावती, भट्टीप्रोलुरु, गोली नामक स्थान से स्तूप स्थल प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित किस प्रदेश में
या उपस्थित हैं? गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बन गया क्वेश्चन। फिर कहेंगे बहुत टफ आया था। एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी जरूर अच्छे से करके जाए। अमरावती में एक महाचैत्य जिसमें अनेक प्रतिमाएं थीं। अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ है। वही ज्यादातर ध्यान रखना है, क्या कहाँ है और क्या कहाँ नहीं है। बस वेदिका से ढका हुआ है। वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई हैं। गुम्बदी स्तूप का ढांचा उभारदार स्तूप प्रतिमाओं की चौकों से ढका है। खास विशेषता उसकी यही है। तो यही पूछा जाता है, विशेषता किसकी क्या है। वन लाइनर आप लिख लें हर चीज को, डेट्स इट। और यही मेंस में आप यूज कर लेंगे कि अमरावती स्तूप की क्या विशेषता है, सांची के स्तूप की भी क्या विशेषता है, बराहुत की क्या विशेषता है, और मथुरा में मूर्तियों और गंधार में मूर्तियों के बारे में। अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो गया। तो ये भी ध्यान रखना है, अमरावती स्तूप का जो तोरण है वह नहीं है अभी इस समय। बुद्ध की जीवन की घटनाएं, जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित ये सभी जगह आपको मिल रहे हैं। हालांकि अमरावती के स्तूप में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि एक समय का नहीं है कि हमने आज बनवा दिया कथम। काफी समय तक लोगों ने वहां कुछ न कुछ बनवाया है। 3 शताब्दियां, समझ रहे हैं आप। लेकिन और इसका मतलब है 3 शताब्दियों तक एक ही वंश तो रहा नहीं होगा, कई राजाओं ने, कई वंश के लोगों ने। तो ये भी स्टेटमेंट आ सकता है। ये बिटवीन द लाइन्स का जिसे कहते हैं। 3 शताब्दी यानी कि कई राजा आए होंगे, कई वंश होंगे। सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली दूसरी शताब्दी में हुआ। सर्वोत्तम विकास कब हुआ? पहली दूसरी शताब्दी में। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ठूल और चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई। संयोजन के भीतर अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों, सामने से, पीछे से, या मतलब हर तरफ से दिखाया गया है। ठीक है, प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियां पतली हैं, गति और शरीर में त्रिभंग रूप में दिखाई गई हैं। ये ध्यान रखना। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में, अब देखो तुलना करके यही बता रहा है, तो आपके लिए इजी है तुलना करके, क्योंकि मेंस में तुलना करके आता है। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रैखिकता में लोच आ गया है। प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन शरीर कार्यान्वित किया गया। 3 आयामी 3D, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट हो, किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है। भले ही आख्यान में उसका आकार भूमिका कैसी भी रही हो, आख्यानों का चित्रण बहुत आयत से किया गया है। आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं, प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं, तो सब जगह हैं लगभग। ठीक है, फिर भी उनमें ऐसे अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह पहचाना नहीं जा सका। जन्म की घटना प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी को सैया पर लेटे हुए दिखाया गया। चारों ओर दासियां खड़ी हैं। संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। तो ये घटना यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। तो ये कहाँ कहाँ है, एक जगह पे लिख लें। ठीक है, तो स्टेटमेंट यही आएगा कि महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण किन किन जगहों पर है, किन किन स्थानों पर संबंधित है, कौन कौन से स्थान संबंधित हैं। एक अन्य उद्धृति में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं, उससे यह पता चलता है आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया जाता है। हमने ये पिक्चर नहीं देखी है। ये अमरावती का स्तूप की बाहरी दीवार है, और ये भी, ये द्वितीय शताब्दी की है। आप देख सकते हैं कलरिंग में भी अंतर है। ठीक है, यहाँ नागार्जुन कुंडा फलक, ज्यादातर महिलाओं के भी चित्र देखने को मिल रहे हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी में नागार्जुन कुंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्रमाणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्भृत प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कुंडा गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई है, जो स्वाभाविक है। उसका अभिन्न अंग दिखाई देती है।
अमरावती, नागार्जुनकोंडा और गुंटापल्ली में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखना। स्वतंत्र सिर्फ उनकी ही। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई गुफा जो एलुरु के पास स्थित है, गजपृष्ठीय वृत्ताकार चैत्य कच्छ ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। गुंटापल्ली में ये भी स्थान है। अब ये स्थान 12th में नहीं था, 12th हिस्ट्री जो हम लोगों ने पढ़ी थी, 6th हिस्ट्री में भी नहीं था, लेकिन यहाँ है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पर चट्टानों को काट कर स्तूप बनाए गए हैं, विशाखापट्टनम में अनाकपल्ली है। वहां भी चट्टानों को काट कर स्तूप बनाया गया है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नधी कर्नाटक में है। अब देखो सबसे बड़ा है तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, अब तक जो प्राप्त है। ऐसा स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभादार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता वहां संरचनात्मक मंदिर विहार चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास संबंध में साक्ष्य तो हैं पर कोई संरचनात्मक चैत्य विहार आज तक बचा नहीं है। स्तूप ज्यादा बचे हैं। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गजपृष्ठाकार अपसिडल चित्र का उल्लेख किया जाता है। या वहाँ का मंदिर संख्या 18 है जो एक साधारण देवालय है, आगे स्तंभ बने, पीछे बड़ा कक्ष बना है, गुंटापल्ली के समय नहीं है, नहीं गुंटापल्ली में मंदिर है। और यहाँ चैत्य विहार आज तक बचा नहीं है। बिहारों में सांची के कुछ पृष्ठकार चैत्य का उल्लेख होता है। सांची में ये चैत्य है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं, अवलोकितेश्वर ये भी पूछा जाता है। वज्रपाणी, पद्मपाणी, अमिताभ, मैत्रेय ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। मैत्रेय भी और शायद पद्मपाणी अवलोकितेश्वर भी पूछे जा चुके हैं। ये बोधिसत्व की प्रतिमाएं हैं। ये सब क्या है, कौन है, बोधिसत्व। ये सब कौन है, बोधिसत्व है। किंतु बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। पश्चिम की बात करें तो ये कन्हेरी की गुफा है। ये चैत्य कच्छ है। कारले, कारला भी बोलते हैं, कारले, कारले में चैत्य विहार और स्तूप तीनों हैं। ठीक है। कारले में पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की हैं, दूसरी शताब्दी या उसके बाद। मुख्यतः तीन रूप मिलते हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो गज पृष्ठीय मेहराबी छत। दूसरा क्या है, ये जो चैत्य हैं अजंता पीतलखोड़ा भज में पाए जाते हैं। अजंता का नाम सुना है, खोड़ा और भज का नाम सुना है क्या। दूसरा है गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कच्छ। ठीक है, ध्यान रखना। पहला क्या है, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य। दूसरा है स्तंभहीन कच्छ। ठीक है, स्तंभहीन कच्छ। और तीसरा क्या है, सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कच्छ। ठीक है, ये तीन टाइप के मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नासिक की गुफा संख्या 3 नादसर महाराष्ट्र में है, वहां स्तंभहीन मिलते हैं। और कोंडी वाइट महाराष्ट्र में है, वहां तीसरे टाइप के सपाट छत वाले मिलते हैं। तो इसको ध्यान से समझने के लिए आपको 2-3 बार एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आज आप पढ़ें, फिर संडे को आप 1 घंटे का सेशन बना सकते हैं इसको रिवाइज करने के लिए। आफ्टर 15 डेज फिर से एक बार पढ़ लें। इस पूरे 11th एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर में 3 चैप्टर हैं जो थोड़े से लेंदी हैं, अदरवाइज 5 चैप्टर इजी हैं। ठीक है। और यही इम्पोर्टेंट है अजंता वाला, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती है। तो मेहराब भी यहाँ देखने को मिलेंगे। सामने का हिस्सा खुला होता है जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता है। तो मोहरा लकड़ी का बना है। खिड़की वाले मेहराब भी पाए जाते हैं। कोंडी वाइट में देखा गया है। पहली बात तो नाम याद हो, कौन कहाँ क्या है। कोंडी वाइट, भज, हमें बस अजंता एलोरा याद रहती है। तो पहले तुम नाम पे प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, कौन सा नाम कहाँ है, उसमें क्या है, फिर थोड़ा विस्तार से जाओ। ठीक है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गजपृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना में कुछ परिवर्तन किए गए। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है और मोहरे के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई है। मोहरे के रूप में पत्थर की एक पर्दी लगा दी गई है, ये ध्यान रखना। और
ऐसा निर्माण बेतसा, नासिक, कार्ले, कन्हेरी में भी पाया जाता है, जो अजंता वाला है। गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल में भी पाए जाते हैं। कार्ले में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया है। ये भी ध्यान रखना कार्ले। इसे कार्ला, कार्ले दोनों नाम हैं। कार्ले ज्यादातर देखेंगे आप। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन है, वर्षा से बचाने के लिए पत्थर की पर्दी दीवार है, बरामदा है। ये सब चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी। मनुष्य जानवर की आकृतियों से इसे सजाया गया है। ठीक है, पीछे की ओर स्तूप भी बना है, चैत्य कक्ष भी है। भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती है। कनेरी गुफा संख्या 3 हम ऊपर पढ़ के आए थे। ठीक है, और ये चैत्य गुफा संख्या 12 भज की है। कन्हेरी के ऊपर देखे थे, ये कन्हेरी की है, सॉरी नासिक की है ये नासिक की है। ठीक है, ये जो कन्हेरी वाली है, यहाँ संपूर्ण भाग एक साथ नहीं बनाया गया है, भीतरी भाग और बाहरी भाग। इसमें समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति दिखती है। मतलब पहले एक कमरा बनाया, फिर दूसरा कमरा बनाया, जैसे घर में होता है ना मिडिल क्लास फैमिली में। पहले नींव भरी जाएगी, फिर कुछ समय के बाद बाउंड्री खींच दी जाएगी, कुछ समय के बाद 1 कमरा, फिर कुछ समय के बाद 2 कमरे, फिर प्लास्टर होता है, फिर तो समय-समय पर आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा। जहाँ तक विहारों का सवाल है, सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं, सभी गुफा स्थल यानी कि ये ध्यान रखना। एक बरामदा, एक बड़ा कक्ष और दीवार के चारों ओर प्रकोष्ठ इतना विहार में होता था। विहार गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 12, 10 और 17 विहार गुफाएं यहाँ मिलेंगी। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिका डिजाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10, 17 में मोहरे की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि है। नासिक की विहार गुफाओं में सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। इसी एक अन्य गुफा चुन्नार महाराष्ट्र में भी खोदी गई है। गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा। आगे चलकर इस विहार के कच्छ के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया, चैत्य विहार हो गया, जिससे यह चैत्य विहार। चौथी और 5वीं शताब्दी में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई स्तूपों में। चुनार में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, बाकी गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण है अजंता, पीतलखोड़ा, एलोरा, नासिक, भज। सब हम अभी पढ़ेंगे। नासिक, भज, चुन्नार, कार्ले, कन्हेरी। अजंता, एलोरा, कन्हेरी आज भी फल फूल रही हैं। ये तीनों सभी में से महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण यही तीनों है। अजंता, जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोग पीवाईक्यू कर चुके हैं, आप एक बार देखिए अवश्य जाकर के अजंता से कितने और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है, तो इस शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पूछे गए हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। वह भुसावल, जलगांव, औरंगाबाद के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 26 गुफाएं। इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं। अजंता, एलोरा और एलिफेंट 3 पढ़ेंगे अभी। तीनों ही महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, क्लेम्स मीन्स दोनों में। जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी कि ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी, यानी कि ईसा पूर्व दूसरी और इधर की पहली, गुफा संख्या 10 व 9, और परवर्ती चरण यानी कि ईसा की 5वीं शताब्दी में 19 व 26। ठीक है, तो यही वाली अगर इसमें दी गई है तो यही वाली यूपीएससी पूछेगा भी। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं, प्रतिमाओं चित्रों से अलंकृत हैं। एक ऐसा उदाहरण है जहां ईसा पूर्व पहली शताब्दी, ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। मतलब 5-6 साल के अराउंड पूरी बात बताई गई है कि ईसा पूर्व पहली से लेकर 5वीं शताब्दी तक। अजंता पश्चिमी दक्कन की गुफाओं में के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। तो कुछ जगह उल्लेख नहीं मिलता है तो उनके बारे में कैसे बताया जा सकता है, और कुछ जगह मिलता है तो उनके बारे में बता दिया गया। 26 गुफाएं हैं ये, याद रखना। 4 गुफाएं जो है वह चैत्य गुफाएं, ये ध्यान रखना। ये गुफा संख्या 2 के बरामदे में उत्कीर्णित मूर्ति फलक है जनता में, गुफा संख्या 2 में।
किस गुफा में क्या है? अगर ये लिखा है तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गुफा संख्या 10, 9, 12, 13 आरंभिक चरण की है, तो ये याद रखना ये आरंभिक चरण की पहले की है। 11, 15, 16 ऊपरी तथा निचली। गुफा संख्या 7 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की है। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोदी गई हैं। तो मतलब कौन सी गुफाएं कब खोदी गई? हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बुद्ध, यशोधरा, राहुल का चित्र जो है वह गुफा संख्या 17 में है। ये अलग से आ सकता है गुफा संख्या 17, ठीक है। गुफा संख्या 17। चैत्य गुफा संख्या 19, 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई हैं। उनका मोहरा बुद्ध बोधिसत्वों की आकृति से सजाया गया है। यहाँ पर हर एक बात समझने की है, हर एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, मेंस में, ठीक है। वे गजपृष्ठीय तहखानेदार छत वाली किस्म की हैं। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था गजपृष्ठीय तहखाने छत, गजपृष्ठीय स्तंभ वाला। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और भीतर का संपूर्ण कक्ष मंडप बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है। तो 26 हो गया, 19 हो गया और इधर 17 हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा किसकी है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या है? ये हम लोग 12th क्लास की हिस्ट्री में पढ़े थे। शेष सभी गुफाएं विहार चैत्य किस्म की हैं। उसमें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप, दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह भी है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई, मतलब आगे बढ़ते रहो गतिमान। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, तो किनका अपूर्ण है वह भी ध्यान रखो। 5, 14, 23, 24। अब देखो इसमें 9, 9 घट रहा है। 5 से 14 जाएंगे तो 9 माइनस हो रहा है। 14 से 23 में फिर 9 माइनस हो रहा है, तो 24 तो याद ही रहेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 5, 14, 23, 24 अपूर्ण है। बराह देव जो थे वह संरक्षक हैं। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में बराह देव गुफा संख्या 16 का संरक्षक माना गया है, जो वाकटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था। उपेंद्र गुप्त जो है वह 17 से 20 के संरक्षक हैं, जो स्थानीय शासक वाकटक नरेश हरिसेन का सामंत था। और बुद्ध भद्र 26 के संरक्षक हैं और मथुरा दास गुफा संख्या 4 के संरक्षक हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? एक तरफ गुफा संख्या होगी, उस तरफ होगा संरक्षक का नाम, और ऐसा क्वेश्चन बन गया तो कितने लोग सही कर पाएंगे आप खुद सोचो। तो मथुरा दास गुफा संख्या 4 के संरक्षक हैं। नोट्स बनाए तो इस तरफ से ही बनाए। मथुरा दास गुफा संख्या 4। बुद्ध भद्र गुफा संख्या 26, बराहदेव गुफा संख्या 16 और उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17 से 20। और 4 दिए भी गए हैं। 4 हैं बराहदेव 1, उपेंद्र गुप्त 2, बुद्धगुप्त 3, बुद्ध भद्र, मथुरा प्रसाद 4। और जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वह 4 ही आपको ऐसे दिए जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग 9 बजे जो क्लास लेते हैं एमसीक्यू की, वहाँ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। गुफा संख्या 1, 2, 16, 17 में अनेक चित्र आज भी शेष है, कोई बात नहीं। चित्रों में अनेक शैली है, कोई एक शैली नहीं है। अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखलाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट हैं, उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। अब इनको हम बरहुत और पीछे जो पढ़ के आए हैं उनसे कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। आकृतियां पश्चिमी भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी हैं, ठीक है। यहाँ अप्सरा गुफा संख्या 17 में बनी हुई है। क्या कौन सी गुफा में है ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ऊपर भी गुफा संख्या 17 ही पढ़कर आए थे। पहले चरण में बनी गुफाओं, विशेषकर गुफा संख्या 9, 10 में भी चित्र पाए जाते हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है। रेखाएं पैनी हैं, रंग सीमित हैं, स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ाकर अलंकृत किए हुए रंगी गई है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं है, ठीक है। चित्रित छत है, ये छत है, समझ सकते हैं आप, छत पे ऐसी कलाकारी है।
ये भी गुफ़ा में है, गुफ़ा संख्या 9 में चित्र है। चित्र आपको हर जगह मिल जाएँगे, ये कह सकते हैं। घटनाओं को समूहबद्ध एक कहानी की तरह से चित्र बने हैं, ये ध्यान रखना, पहले भी पढ़ के आ रहे हैं। सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक कर दिया गया है। ठीक है? सांची की मूर्तिकला से समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला, चित्रकला की प्रक्रिया साथ-साथ चल रही थी, तो इससे समानता भी है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। इस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई पगड़ी की आगे की गाँठ उसी प्रकार से आकृतियों में दिखाई गई है, जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है, ठीक है? जिस प्रकार मूर्ति में है, उसी प्रकार आकृतियों में है तथा पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्र में मतलब कुछ जगह सेम भी हैं, कुछ जगह अलग भी हैं। सभी नाम का जो शब्द है ना, उसको ध्यान रखिएगा, सभी जैसा शब्द यूज़ नहीं होगा। दूसरे चरण के चित्रों का अध्ययन करें तो गुफा संख्या 10 और 9 की दीवार व स्तंभ पर बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की ये आकृतियाँ 5वीं शताब्दी। तो हम 2 चरण पढ़ रहे हैं, एक ईसा पूर्व पहला चरण और दूसरा 5वीं शताब्दी वाला। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफाओं का निर्माण, चित्रकला की गतिविधियां साथ-साथ एक ही समय में हुई। तो गुफाओं का निर्माण और चित्रकला दोनों साथ में ही चल रहे थे। गुफा संख्या 16, 17, 1, 2 में देखे जा सकते हैं चित्र क्योंकि ये बाद को 5वीं शताब्दी की समय की गुफाएं हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य गुफाओं में चित्र निर्माण नहीं हुआ, वही मैं बोल रहा हूँ सभी वर्ड आए तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। चित्र हर जगह बने हैं लेकिन थोड़े से अलग-अलग टाइप के, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं, ठीक है? वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफा चित्र में चित्र बनाए गए परंतु उनमें से कुछ ही शेष रह गए हैं। तो बनाए सब में गए हैं, ठीक है? लेकिन शेष कुछ ही रह गए हैं, बाकी नष्ट हो गए। ठीक है? गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है, यह भी देखा गया चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंग जैसे कौन-कौन से रंग हैं? भूरा, पीलापन के लिए भूरा, हरित, पीली आदि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पीला ज़्यादा आपको दिख रहा है, भूरा और पीला। भिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गुफा संख्या 1 है जहाँ महाजनक जातक फलक का हिस्सा है, ठीक है? गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 16-17 के चित्रों में सटीक और शालीन रंगात्मक गुणों का प्रयोग हुआ है। कौन-सी गुफा में कैसा क्या हुआ है बस ये नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। हाँ, मतलब कौन से में? 16-17 में। शालीन है, बहुत भारीपन नहीं है। आकृतियों के घुमाव लयात्मक है। भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है। रेखाएँ जोरदार हैं, बस यही सब आपको पढ़ना है। 1 और 2 की बात करें, तो इसके चित्र सलीके से बनाए हुए स्वाभाविक हैं। बहुत ज़्यादा अलग तरीके से नहीं दर्शाया गया है, जो गुफा की मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं। वास्तु का संयोजन सामान्य है, आकृतियों को त्रि-आयामी बनाने हेतु विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आँखें बनाई गई हैं, तो इतना ये डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अजंता के मेंस के भी पीवाईक्यू देख सकते हैं आप। प्रीलिम्स के तो हमने करा ही दिए हैं, तो आप आसान सा राइटिंग भी देख सकते हैं। फिर आप देखिए कि क्या इसमें से और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएँ हैं, जातक कथाएँ हैं, अवदान कथाएँ हैं, ठीक है? जैसे सिंघल अवदान, महाजनक जातक, विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। तो अगर ये आ जाए कि ये कहाँ है, तो ये अजंता में हमें मिल रही हैं चीज़ें, ठीक है? अजंता में मिल रही हैं। उल्लेखनीय है कि छदंत जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित है। तो ये अगर स्पेशली इसने दे दिया तो इसका मतलब हमें अलग से याद रखना है। पूरी कहानी जो है ना वह चित्रों के माध्यम से होती है। समझ रहे हैं ना? भिन्न-भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है। जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 में छदंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप से चित्रित किया गया है। ठीक है? तथापि यह द्रष्टव्य है पद्मपाणि और वज्रपाणि की आकृतियां अजंता में आम है और अनेक गुफाओं में पाई जाती है। तो ये कौन है? ये हम लोगों ने पढ़ा था इनके बारे में। इनकी आकृतियां आम है। ठीक है? कुछ भिन्नता है अलग-अलग गुफाओं में, कुछ समानताएं हैं, तो बस ये आपको ध्यान से पढ़ना है।
प्रांगण कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 एलोरा, बैठे हुए बुद्ध चैत्य कक्ष गुफा संख्या 10 एलोरा। अब हम एलोरा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। गुफा संख्या 1 अजंता वाली सर्वोत्तम रीति से सुरक्षित है। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियां वेंगी की प्रतिमाओं से संबंध रखती हैं, तो ये उससे रिलेट कर रहा है वेंगी से, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। दूसरी ओर कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है, तो कुछ जगह विदर्भ की भी कला संस्कृति अटैच हो रही है, कनेक्ट हो रही है, ठीक है। एलोरा, एलोरा भी यहीं पे है, औरंगाबाद जिले में ही है। महत्वपूर्ण गुफा स्थल है, अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि एलोरा में किन के बारे में वर्णन है, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म, इनके तीनों के बारे में वर्णन है, ठीक है। अनुपम स्थल है। गजासुर वध गुफा संख्या 15 में है। गजासुर, गजासुर था, उसका वध किया था 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक, 5th से 11th सेंचुरी तक की कहानी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। 3 भिन्न-भिन्न धर्मों के मठ, धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम में भी बेजोड़ है। एलोरा औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्मों, विशेषकर बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती है। वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं, जहाँ बौद्ध के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं, वज्रयान, महायान, हीनयान आपने सुना होगा। अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफी बड़ी हैं, उनमें 1 2 यहाँ तक कि 3 मंजिलें, 3-3 मंजिला भी हैं। समझ सकते हो कितना विशालतम बन रहा था सब। उनके स्तंभ विशालकाय हैं। अजंता में भी 2 मंजिले गुफाएं खोदी गई हैं। अजंता में कितनी है? 2 मंजिला। यहाँ कितनी है? 3 मंजिला भी है। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है। इसी गुफाओं पर प्लास्टर रंग रोगन किया गया था। अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी हैं। पद्मपाणि, वज्रपाणि की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंगरक्षक के रूप में बनाई गई हैं। गुफा संख्या 12 ये कौन सी है? ये एलोरा की है, जो कि एक तिमंजली गुफा है, 3 मंजिला। उसमें तारा, अवलोकितेश्वर, मानुषी बुद्धों, वैरोचन, अक्षोभ्य, रथ संभव, अमिताभ, अमोघ, सिद्धि, वज्र सत्व, वज्रराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। मतलब ये कौन सी गुफा है? 12। किसकी? एलोरा की। गुफा संख्या 12 में है। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की एक ही 2 मंजिली गुफा यानी गुफा संख्या 14 ब्राह्मण धर्म की है, रिलेट करती है, कनेक्ट करती है। स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे। जब वे विकसित होते होते 9वीं शताब्दी की जैन गुफाओं में पहुंचे, तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए। उनके सज्जात्मक रूप में भारी उभार आ गया। ब्राह्मणिक गुफा 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। कौन किससे कनेक्ट कर रही है, ये ध्यान रखिएगा ध्यान से। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं, शिव, और कई विष्णु से संबंधित हैं। तो अवतारों की प्रतिमाएं भी हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग चित्रित किए गए हैं। वैष्णव में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है, ठीक है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल है, अति विशाल, ध्यान रखिएगा। उनका आयतन बाहर निकला है, चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है, मतलब बड़ी भारी भरकम बनाई गई है, ये कह सकते हैं। विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से कलाकार आते थे। कलाकार कहाँ से आते थे, ये ध्यान रखना। उन्होंने प्रतिमाओं को उकेरा है, ठीक है। भारत में इसे अनेक शैलियों का संगम स्थान यानी कि कई शैलियों के साथ बनाया गया है। देखो ना, तमिलनाडु से और विदर्भ, कर्नाटक सभी जगह से लोग आते थे। कैलाश सूला को कैलाश लेनी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ केवल एक अकेली गुफा को काटकर एक शैल मंदिर बनाया गया है। एक गुफा को ही काटकर शैल मंदिर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। इसे वास्तव में कलाकारी की एक अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इस पर अगले अध्याय में भी चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में अगर ध्यान दें, शैव गुफाएं 29 और 21 उल्लेखनीय है। 29 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी है। तो कौन सी एलिफेंटा जैसी है, ये भी क्वेश्चन कंपेयर करके बन सकता है। 29, 21, 17, 14, 16 की मूर्ति कलात्मक विशालता
ये तो ठीक है, विशालता वगैरह। अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल है बाघ, बाघ, बाघ गुफा स्थल। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखो। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं है, ये भी ध्यान रखना, प्राकृतिक नहीं है, अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। सातवाहन जो वंश था वो भी बहुत महत्वपूर्ण वंश था। उसने चैत्य विहार, स्तूप सब कुछ बनवाया है। अजंता जैसी गुफा अजंता जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुआ पत्थर पर किया गया है। तो ध्यान रखना किस पर किया गया है? बलुआ पत्थर पर, जिसका मुख बघानी नामक मौसमी नदी की तरफ है। तो कौन सी नदी है? क्योंकि नदी अगर आसपास है तो वह भी क्वेश्चन बनते हैं। आज मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची हैं। सभी बिच्छुओं के विहार या चतुष्कोण वाले विश्राम स्थान हैं। यानी कि ये विहार है, चैत्य स्तूप नहीं है बल्कि विहार है। विहार को क्या होता है हम पढ़े थे। लघु कक्षों के पीछे चैत्य अर्थात प्रार्थना कक्ष होता है, तो चैत्य भी है लेकिन स्तूप नहीं है। 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा है गुफा संख्या 4। आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है। दीवार और छत पर चित्र अभी भी दिखाई देते हैं। गुफा संख्या 2, 3, 5, 7 दीवारों भित्ति चित्र देखा जा सकता है। लाल भूरे रंग के पत्थरों के किरकिरे से तैयार मोटे प्लास्टर से इन दीवारों और छतों को बनाया गया है। गुफा संख्या 4 के बरामदा की दीवारों पर सुंदर चित्र हैं। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि ना हो इसलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के संग्रहालय में पुनः स्थापित कर दिया गया। ये आप एलिफेंटा गुफा द्वार देख सकते हैं। ये एलिफेंटा है, यहाँ घूमने जाना चाहिए। देखिए कितना विशाल लग रहा है, ये काट कर बनाई गई है ये चीजें। एलिफेंटा मुंबई के पास एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। पहला तो यही क्वेश्चन बनता है, किससे संबंधित है? शैव, बुद्धिज्म। तो ये अगर आपको पता है तो आधा काम यहीं पे आपका हो जाता है, क्योंकि आधा क्वेश्चन यही आता है कि किससे संबंधित है, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से या वैष्णविज्म या शैव। ये गुफाएं एलोरा की समकालीन है, तो ये भी ध्यान रखना किसके समकालीन है। समकालीन बहुत पूछा जाता है, एलोरा की समकालीन है। इनकी प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे हल्के प्रभावों के साथ दृष्टिगोचर है। चट्टानों में काटी गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के संरक्षण के रूप में, मुख्य रूप से बादामी व ऐहोली में, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा क्षेत्र, तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में तथा महाबलीपुरम में भी पाई जाती है। तो काफी चीजें हैं। देश में ईसा की 6ठी शताब्दी के बाद कला इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ। 6ठी शताब्दी के बाद पहले के ऐतिहासिक कालों में जनता के सामूहिक संरक्षण में अधिक फला फूला बात को राजाओं ने संरक्षण प्रदान करना ज्यादा शुरू कर दिया। मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा। देश भर में स्थान स्थान पर पाई गई है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। खिलौने हैं, छोटी छोटी धार्मिक आकृतियां हैं। ठीक है। पूर्वी भारत की गुफा परंपरा। पूर्वी भारत में कौन कौन है? तो पश्चिमी भारत के समान पूर्वी भारत में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भी गुफाएं हैं। आंध्र प्रदेश में एलूरू जिले में कुंटापल्ली इनमें से एक प्रमुख स्थल है। कुंटापल्ली, कुंटापल्ली ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि जनता वगैरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, इनसे भी आ सकते हैं। मठों की संरचना के साथ पहाड़ों में गुफाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये देखिए उदयगिरी खंडगिरी क्वेश्चन एक बार नहीं ज्यादा बार आ चुका है। एक बार से ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है उदयगिरी और खंडगिरी के ऊपर। ठीक है, कितना बढ़िया काट पीट के बनाया गया है, देखिए घूमने जाइए यहाँ। समुदाय या एक ऐसा विशेष स्थल है जहाँ स्तूप विहार गुफाओं का एक स्थान पर निर्माण हुआ है। संभवतः लिखा है, ध्यान रखना। उंटापल्ली के चैत्य की गुफा गोलाकार है। प्रवेश द्वार चैत्य के रूप में बना है। अन्य गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं छोटी हैं। विहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ है। किसने बनाया है ये आप अगर बता देंगे तो मैं बहुत सोचूंगा आपने पीवाईक्यू ढंग से किए हैं, क्योंकि उदयगिरी और खंडगिरी किसने बनवाई हैं गुफाएं, ये हम लोगों ने पीवाईक्यू में पढ़ा है और 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में भी किया है। तो आप जाकर देखिए, अगर पता है तो बताइए उदयगिरी खंडगिरी किस राजा ने निर्माण कराया था। आयताकार है मेहराब छत, ये तो
1 मंजिला, 2 मंजिला हैं, दिख भी रहा है इसमें आपको। 2 मंजिला एक यहाँ, 2 मंजिला दिख भी रही हैं चीज़ें। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ है, ठीक है? गुंटापल्ली अतिरिक्त रामपरेमपल्लम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी है। यही पता हो कहाँ है पहले बात तो। बरामदा आप देख सकते हैं, छोटे-छोटे कमरे बने होंगे। काटकर छोटे स्तूप का निर्माण हुआ है। विशाखापट्टनम के समीप अनकापल्ली में गुफाओं का निर्माण हुआ है। ये विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में है कि उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, कहाँ है? ये पहला क्वेश्चन आपका होता है। और फिर कब बनाई गई हैं, किसके समकालीन है, कैसी हैं, ठीक है? अभी इसके हम आगे फिर चित्र भी देखेंगे, ठीक है? यहीं खत्म नहीं है अभ्यास सांचे का स्तूप, बल्कि नीचे भी है अभी। ये देखो, ये फिगर हम देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया है, एक विशिष्ट स्थल है जहाँ चट्टान काटकर देश के सबसे बड़े स्तूप का निर्माण हुआ। पहाड़ के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का भी निर्माण हुआ है, ठीक है? उड़ीसा में भी चट्टान काटकर गुफा की परंपरा हुई। खंडगिरी, उदयगिरी इसके सबसे अधिक उदाहरण है, भुवनेश्वर के समीप है, ठीक है? खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख पाए जाते हैं। खारवेल राजा कौन था जिसने निर्माण कराया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी, ये भी ध्यान रखना। कई मात्र एक कच्छ की बनी है, कई ज्यादा पशु का आकार देकर बनाया गया है बड़ी चट्टानों को, ठीक है? और भी तो इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन है, इनको करने का प्रयास करिएगा। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि सांची के स्तूप संख्या 1 की भौतिक और सौंदर्य विशेषताओं का वर्णन करो। 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत मूर्तिकला की शैलीगत प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं उनसे मैं कहूँगा, देखो ये क्वेश्चन के आंसर अगर आप दे पा रहे हो तो ये क्लियर है कि आपका चैप्टर कंप्लीट है। इन क्वेश्चन के आंसर दो, डर लगेगा, डर सबको लगता है, ठीक है? लेकिन जब आप इनको आसानी से इजी तरीके से लिख लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये लास्ट में जो भी प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर अवश्य लिखा करो। ये समय की बर्बादी नहीं है, ठीक है? बढ़िया है, तुरंत आपने पढ़ा, देखो कितना याद आ रहा है, तो इनको लिखिए, ठीक है? और नहीं याद आ रहा तो फिर से पढ़िए। ये आप इसमें स्तूप संख्या 1 सांची देख सकते हो, जो ऊपर क्वेश्चन भी दिया था। यहाँ पे अब इसको उल्टा करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप उल्टा कर लीजिएगा मोबाइल। भोपाल लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर सांची यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। छोटे-बड़े स्तूप हैं और कुछ है इसमें। सरीपुत्त और महामौगलायन का अवशेष रखे हुए हैं। नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अशोक का शीर्ष स्तंभ है, शिलालेख है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? विस्तार जातक, समजातक, ये कौन-कौन से जातक की महत्वपूर्ण जातक हैं वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ये साल मंजिका है, ये भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप पढ़िएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। फिर आगे क्या है? पद्मासन में बुद्ध, कटरा टीला, मथुरा में ये मूर्ति मिली हुई है, मथुरा टीला। आरंभिक ऐतिहासिक काल में मथुरा मूर्ति उत्पादन एक विशाल केंद्र था। वहाँ से कई मूर्तियाँ मिली हैं। कुषाण काल तक की जो पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें मथुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। मथुरा कला बहुत इम्पोर्टेंट थी। 2 सहायक बोधिसत्वों, बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में कंधे के स्तर से कुछ ऊपर उठा हुआ है, बायाँ हाथ बाईं जंघा पर रखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? कटरा टीले से मिली बुद्ध की प्रतिमा ईसा पूर्व, इसमें बुद्ध के भी 2 सहायक बोधिसत्व हैं। केश ग्रंथि को सिर पर सीधा उठाया हुआ है, पोशाक ढीली है, ये सब क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। इस टाइप से मूर्ति मिली हुई है, ठीक है? ऊपर हम लोगों ने देखा था उसी की बात हो रही होगी। ये वाली, ये हाथ यहाँ पे है, एक हाथ आशीर्वाद देते हुए अभय मुद्रा जिसे बोलते हैं और इधर-उधर आप देखेंगे तो 2 लोग आपको दिखेंगे, ये दोनों बोधिसत्व हैं, ठीक है? ठीक है? और इसको पढ़िएगा, कुछ नया मिले तो अवश्य इसको नोट करिएगा, ठीक है? मथुरा में कुषाण, कनिष्क था, कनिष्क।
बुद्ध मुख की प्रतिमा तक्षशिला में ये बुद्ध के मुख की प्रतिमा मिली है। ये अलग से दिए हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? पाकिस्तान के प्राचीन गांधार क्षेत्र स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा कुषाण काल कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी, पेशेवर और मथुरा, ठीक है? वही तक्षशिला भी उसके अंतर्गत आता था। तो कनिष्क ने बढ़िया काम किया था, यूनानी, रोमन तत्व वहाँ पाए जाएँगे क्योंकि उधर यूनानी ज़्यादा पास में हैं, ठीक है? घुंघराले केश हैं, एक ही परत से ढके हैं सिर, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन क्या बन जाएगा कुछ पता नहीं है। एकेमेनियाई, पारथियाई, बैक्ट्रियाई परंपरा की विभिन्न विशेषताओं का स्थानीय परंपरा से समायोजन करके काम किया गया है, ठीक है? आसनस्थ बुद्ध सारनाथ में अलग से जो दी गई हैं वो महत्वपूर्ण ज़्यादा हैं, क्योंकि वो अलग से दी गई हैं। 5वीं शताब्दी की है, सारनाथ में मिली है। यह चुनार और बलुआ पत्थर, ये ध्यान रखना, से बनी बनी है। पद्मासन में है, धर्मचक्र प्रवर्तन के प्रसंग का प्रतिरूपण है, ठीक है? एक छात्र, 2 हिरण मानव आकृतियों के साथ दिखाए गए हैं, ठीक है? और कुछ इसमें कुषाण काल की मथुरा से प्राप्त पहली वाली प्रतिमाओं की तुलना में कपोलों की गोलाई कम हो गई है, ठीक है? ये कंपेयर करते हुए भी, क्योंकि क्वेश्चन मेंस में भी आता है। पद्मपाणि बोधिसत्व जनता गुफा संख्या 1 में जो थी मूर्ति, उसके बारे में यहाँ अलग से दिया गया है। गुफा संख्या 1 में पूजा गृह से पहले स्थित आंतरिक बड़े कक्ष में है। कमल पकड़े हुए दिखाए गए हैं बोधिसत्व को। शरीर में 3 मोड़ हैं, ठीक है? बाकी ये सब आप पढ़ ही लेंगे अच्छे से। क्या विशेषता है उसकी, ये पूछ रहा बता रहा है बस, और यही मेंस में आएगा। मार विजय जनता गुफा संख्या 26 में ये चित्र मिला हुआ है। मार विजय का विषय जनता की गुफा में है। गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर है। महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास बनाई गई मूर्ति बुद्ध की, ठीक है? और इसमें आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है? मैं इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो बता दे रहा हूँ, बाकी आप पूरा पढ़ेंगे। महेश मूर्ति, एलिफेंटा की ये मूर्ति है, एलिफेंटा की महेश मूर्ति। कंपेयर करके क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपेयर करते हुए इन सबको। शिव के 3 मुख ही दिखाई देते हैं। शिव के एक साथ 5 मुख हैं, प्रतिमा में 3 ही दिखाई देते हैं, 2 मुख अदृश्य हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना। गुफा संख्या 29 में दोहराया गया है। और ये क्या है? भारतीय भित्ति चित्रकला आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है? कशरगोड की है, लेपाक्षी मंदिर की भी है, तंजावुर की भी है, ठीक है? राजराजा और राजेंद्र प्रथम तंजावुर की है, महल की है, थक्कल की है, ठीक है? तो उम्मीद है अच्छे से पढ़ेंगे। कल हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।